गुड इवनिंग, नमस्ते, राम राम, सत श्री अकाल, जय हिंद। आप सभी लोगों को कैसे भाई आप लोग? आई होप आप सब बढ़िया होंगे, मजे में होंगे और शानदार होंगे। स्वागत है आपका आपके प्यारे से चैनल पर एक और बार। और मैं शैलेंद्र आप सभी के साथ फिजिक्स के वो बेहतरीन सवाल लेकर आया हूं जो आपके एग्जामिनेशन में प्रीवियस ईयर पूछे गए हैं। साथ ही साथ जिन प्रश्नों की आने की 100% संभावना है उनको लेकर आए। ये क्लासेस रेगुलर वे पे रोजाना होंगी और मेरे प्यारे बच्चों आपके तैयारी के लिए हम जी जान लगा देंगे। जितना आप सबके लिए साथ मेहनत कर सकते हैं उतना करेंगे। इसी चैनल पर आपको सारी की सारी क्लासेस पूरे तरीके से मिलेंगी, बिना किसी रोक टोक के, और सारी की सारी क्लासेस डिटेल्ड में मिलेंगी। हम लोग सारे के सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने वाले हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा ताकि सभी लोगों को यह जानकारी मिल सके और आप सभी को नोटिफिकेशन भी प्राप्त हो सके जब आपकी क्लास लाइव होने वाली है। मेरे प्यारे बच्चों, हम सिर्फ फिजिक्स के, केमिस्ट्री के, बायो के या और कोई सब्जेक्ट, सारे सब्जेक्ट्स के क्वेश्चंस करने वाले हैं और ये क्लासेस रेगुलर वे में स्टार्ट होने जा रही हैं। आप सबका मैं सपोर्ट चाहूंगा, इसलिए आप चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और साथ ही साथ शेयर जरा कीजिएगा, जरूर कीजिएगा। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं आज पहले क्वेश्चन से। और पहला क्वेश्चन फिजिक्स का है। अगर आपके पास कॉपी पेन है तो बहुत अच्छी बात है, नोट करना चाहते हैं तो नोट कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप चाहें तो इसकी पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं हमारे ही अध्ययनशाला टेलीग्राम चैनल से। आप टेलीग्राम पे जाके चैनल को सर्च कर लीजिएगा अध्ययनशाला, और वहां पर आप चैनल से जुड़ जाइएगा। आपको पीडीएफ भी रोजाना मिलती रहेगी। आइए पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन आपके साथ है, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स डज नॉट कंटेन न्यूट्रॉन्स। न्यूट्रॉन्स क्या होते हैं बच्चे? न्यूट्रॉन्स की बात लेकर चलो तो न्यूट्रॉन्स बेसिकली एटॉमिक मास नंबर और एटॉमिक नंबर, इन दोनों के बीच का डिफरेंस होता है। और अगर मैं बात लेकर चलूं किसके बराबर होता है, जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं आपसे कहता हूं कि मेरे पास ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर और मास नंबर अगर आप लिखते हैं तो वो हमारे पास निकल कर आता है। इसकी बात लेकर चलूं तो इसको हम लिखते हैं ऑक्सीजन 8 और 16। और इसकी बात लेकर चलूं तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वैल्यू कितनी है? दिस इज 8 है। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स की वैल्यू कितनी है? दिस इज 8 है। और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकालना चाहते हैं कितनी होगी? तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स की वैल्यू Z। इसकी बात लेकर चलो, दिस इज A एंड दिस इज Z। इन दोनों का डिफरेंस होता है और दैट इज इक्वल टू 16 माइनस 8, और जो भी 8 निकलेगा। यानी नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकालना चाहते हैं तो आपको इन दोनों को माइनस करना है। मेरे प्यारे बच्चों, न्यूट्रॉन्स जो होता है वो अनचार्ज्ड पार्टिकल्स हैं, उनके अंदर कोई आवेश नहीं होता। और साथ ही साथ न्यूट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर, नाभिक के अंदर बैठे होते हैं, जकड़ के, पकड़ के बैठे होते हैं। तो न्यूट्रॉन्स कहां पाए जाते हैं? न्यूक्लियस में, एटम के अंदर, परमाणु के अंदर, न्यूक्लियस के अंदर, न्यूक्लियस में पाए जाते हैं। और न्यूक्लियस यानी जिसको हम हिंदी में नाभिक कहते हैं, नाभिक के अंदर पाए जाते हैं। और दोनों चीजें आपको देखने को मिलेगी। तो इस न्यूट्रॉन्स की बात करूं तो न्यूट्रॉन्स इसी प्रकार से आप नाइट्रोजन के लिए लगा सकते हो, इसी प्रकार से हाइड्रोजन के लिए लिख सकते हो। हाइड्रोजन की बात करूं तो हाइड्रोजन के अंदर कोई नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स नहीं होता है, तो इस कारण से इसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स की वैल्यू 0 होती है। आंसर की बात करें, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन तो इसके अंदर देखने को मिलते हैं। इसी कारणवश अगर मुझे इस क्वेश्चन का आंसर बताना है तो इसका आंसर आप क्या लगाओगे? इसका आंसर आप लगा के चलोगे हाइड्रोजन। तो पहले क्वेश्चन का आंसर है हाइड्रोजन। आई होप आपने बिल्कुल सही सोचा हो और बिल्कुल सही सोचा है आप सबने। इसका आंसर होगा हाइड्रोजन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एंगस्ट्रॉम इज अ यूनिट ऑफ, तो हमसे पूछा गया एंगस्ट्रॉम किसकी यूनिट है। पहली बात बता दूं आपको, बहुत सारी चीजों को नापने की, छोटी छोटी चीजों को नापने के लिए कुछ यूनिट्स बनाई हैं, जिनमें से बहुत कॉमन यूनिट्स की बात करूं तो जैसे फर्मी होता है, बहुत कॉमनली एग्जामिनेशन में पूछी जाती है। फर्मी होता है, आपने फर्मी के अलावा फर्मी को देखा होगा 10 टू द पावर -15 मीटर आपने देखा होगा। एंगस्ट्रॉम इसी के अंतर्गत आती है और एंगस्ट्रॉम भी डिस्टेंस नापने की, लेंथ नापने की, लंबाई या दूरी नापने की सबसे नहीं पर छोटी इकाई है। मतलब क्या है? छोटी यूनिट है। और अगर हम इसको देखना चाहते हैं तो बच्चों एंगस्ट्रॉम लिखना चाहूं तो 1 एंगस्ट्रॉम किसके बराबर होगा? 1 एंगस्ट्रॉम की वैल्यू 10 टू द पावर -10 मीटर के बराबर होगी। बहुत सिंपल सी चीज है, हम सब जानते हैं भाई, रिक्शे वाले तक को पता है। अगर मैं आपसे कहूं मेरे भाई मुझे एक बात बताओ, क्या मैं एक्सरे यूनिट के बारे में जानता हूं? एक्सरे यूनिट की वैल्यू कितनी होती है? दिस इज 10 टू द पावर -13 मीटर।
आप जानते हो 1 पिकोमीटर किसके बराबर होता है? तो पिकोमीटर की बात करें तो पिकोमीटर की वैल्यू होती है 10⁻⁻12 मीटर। आपको पता हो नैनोमीटर, अगर आपसे पेपर में नैनोमीटर पूछा जाए किसके बराबर होगा, तो नैनोमीटर की वैल्यू होगी 10⁻⁻9 मीटर। एंगस्ट्रॉम तो हम लिख ही चुके हैं। इसके अलावा आप माइक्रोन के बारे में जानते हो, माइक्रोन की बात करें दिस इज 10⁻⁻6। वही है, अगर मार्केट में पॉलिथीन खरीदने जाओगे तो पॉलिथीन की मोटाई माइक्रोन में आती है। कितनी मोटी पॉलिथीन है? माइक्रोन में। एंगस्ट्रॉम, नैनोमीटर, नैनो से तो कार भी आई थी, नैनोमीटर, पिकोमीटर, एक्सरे यूनिट, एंगस्ट्रॉम, सारी की सारी बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट्स हैं। और क्योंकि यहां पर सिर्फ यह पूछा गया है कि एंगस्ट्रॉम किसकी यूनिट है, तो इट इज अ यूनिट ऑफ, इसकी बात लेकर चलो तो इट इज अ यूनिट ऑफ वेवलेंथ। क्यों? क्योंकि वेवलेंथ की यूनिट ये डिस्टेंस की चीज है। डिस्टेंस तो कि हम दूरी की बात करते हैं तो यहां पर इसकी यूनिट ये लगाई जाएगी। क्या बात आ रही समझ में? मेरे प्यारे बच्चों एक बात बताओ, एनर्जी के क्या होगी? तो बच्चों एनर्जी की यूनिट होती है जूल। जूल ही नहीं है ये, जूल है। फ्रीक्वेंसी की बात लेकर चलो तो फ्रीक्वेंसी होती है हर्ट्ज। इसकी बात लेकर चलो तो इसकी होती है मीटर पर सेकंड। एंगस्ट्रॉम किसकी होती है? एंगस्ट्रॉम यूज यूनिट ऑफ वेवलेंथ या फिर लेंथ या फिर डिस्टेंस, इन सब की यूनिट क्या है? एंगस्ट्रॉम है। बात ठीक है। इसके अलावा भी आपने सुनी होगी जरा पैरालैक्टिक सेकंड, पैरालैक्टिक सेकंड पारसेक सबसे बड़ी यूनिट का नाम है। इसी तरीके से लाइट ईयर, प्रकाश वर्ष भी आपने सुना होगा, जो भी आपके पेपर में इंपॉर्टेंट यूनिट बनकर चलती है। आइए चलते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। हुज यूनिट इज लाइट ईयर? लाइट ईयर किसकी यूनिट है? प्रीवियस ईयर पेपर का सवाल, बहुत आसान सवाल आपसे पूछा गया। लाइट ईयर किसका मात्रक है? लाइट ईयर इज द यूनिट ऑफ, तो लाइट ईयर किसकी यूनिट है? अभी मैंने आपसे कहा लाइट ईयर, जरा इसको तोड़ें तो लाइट ईयर का मतलब होता है डिस्टेंस traveled by light, traveled by light in a year, in a year, यानी हिंदी में प्रकाश द्वारा चली गई एक वर्ष में दूरी, जैसा नाम बता रहा है लाइट ईयर, लाइट द्वारा चली गई एक साल में दूरी। लाइट एक साल में कितना दूर निकल जाएगा? लाइट यहां से चलना चालू, कितना दूर निकल जाएगा भाई? कितना दूर निकलेगा? दूरी बतानी है। दूरी, लाइट के द्वारा दूरी, दूरी का फॉर्मूला होता है चाल गुणा समय, स्पीड इनटू टाइम। लाइट की स्पीड 3 गुणा 10⁸। एक साल में कितना टाइम? 365 दिन, 24 घंटे, 60 मिनट, 60 सेकंड। सबको मल्टीप्लाई करोगे 9.45 इंटू 10⁻15 मीटर। और आंसर की बात लेकर चलो कितना होगा, तो आंसर इज इतना। और क्योंकि ये दूरी की इकाई है, मात्रक होगा इसका डिस्टेंस। दिस विल बी योर करेक्ट आंसर। बहुत सिंपल सी बात है, आंसर होगा डिस्टेंस। हालांकि पैरालैक्टिक सेकंड जिसको हम पार्सेक कहते हैं, पार्सेक इससे भी बड़ी यूनिट होती है, लेकिन लाइट ईयर में हम जनरली चीजों को नाप कर चलते हैं। अगर आपको बताना है कि भाई कोई ग्रह कितना दूर है, आप लाइट ईयर में बताते हैं, प्रकाश वर्ष में बताते हैं। तो प्रकाश वर्ष वास्तविक, ईयर का मतलब ये नहीं कि टाइम लगा दो मुंह उठा के, नहीं। लाइट ईयर का मतलब है कि भाई हम डिस्टेंस नाप रहे हैं, डिस्टेंस की यूनिट को डिफाइन कर रहे हैं, दूरी के बारे में बच्चों बताकर चल रहे हैं। बिल्कुल सही बताया आप लोगों ने, तो इसका आंसर ये होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रीक्वेंसी इज मेजर्ड बाय, आवृत्ति इनमें से किस चीज में मेजर होती है? आइए बताइए। फ्रीक्वेंसी इज मेजर्ड बाय, आवृत्ति इनमें से किसके द्वारा मेजर होती है? इन हर्ट्ज में होती है, इन मीटर पर सेकंड में होती है, इन रेडियन में होती है, इन वॉट में होती है? बिल्कुल सही कह रहे हैं। क्या बात है भैया जी, वॉट में नहीं होती है, पावर को नापने की यूनिट है। पावर मतलब होता है मेरे भाई शक्ति, शक्ति बराबर होता है वर्क अपॉन टाइम, जिसको हम बोलते हैं कार्य बटा समय, कार्य बटा समय। ये इसको नापने का मात्रक है, वॉट होता है। इसको हम और यूनिट लिख सकते हैं, इसकी जूल पर सेकेंड भी लिखकर चलते हैं। रेडियन किसकी है? दिस इज द यूनिट ऑफ एंगल, कोण की है। डिग्री या फिर रेडियन, है ना मेरे प्यारे बच्चों? हम जानते हैं डिग्री भी लिख सकते हैं या रेडियन भी लिख सकते हैं। मीटर पर सेकेंड, वेलोसिटी या स्पीड, हिंदी में बात लेकर चलूं तो वेग या चाल की होती है, स्पीड या वेलोसिटी की। और कितनी होती है? मीटर पर सेकेंड। हाँ भैया जी, मीटर पर सेकेंड। और बचा हमारे पास क्या? तो हर्ट्ज इज द राइट आंसर। आंसर की बात करूं तो इसका आंसर आप लगा के चलेंगे हर्ट्ज, क्योंकि हर्ट्ज हमें बताता है कि ये आवृत्ति होती क्या है मेरे प्यारे बच्चों? आवृत्ति का मतलब होता है एक सेकंड में कितने चक्कर, एक सेकंड में तुम्हारे कितने चक्कर चल रहे, एक सेकंड में कितने चक्कर।
हमने कहा 1 सेकंड में कितने चक्कर, हमने कहा भैया जी पंखा हमारा पंखा चल रहा है 1 सेकंड में 50 बार 50 चक्कर लगा गया, तो मतलब आवृत्ति हो गई 50 हर्ट्ज। 1 सेकंड में कितने चक्कर, मैं गोल गोल घूम रहा, 1 सेकंड में मैं 100 चक्कर लगा गया, तो मेरी आवृत्ति कितनी होगी 100 हर्ट्ज। 1 सेकंड में कितने चक्कर, इसी को हम आवृत्ति यानी फ्रीक्वेंसी कहते हैं। फ्रीक्वेंसी हमेशा प्रति सेकंड यानी पर सेकंड नापी जाती है, और जिसको आप रोटेशन पर सेकंड भी लिख सकते हैं, आरपीएस भी लिख सकते हैं, या फिर इसकी यूनिट हर्ट्ज भी लिख सकते हैं। दोनों ही इसके क्या है, मात्रक है। आंसर लगाया जाएगा हर्ट्ज। दैट इज योर करेक्ट आंसर। अगली वैल्यू, अगला क्वेश्चन है, आपसे पूछा गया है द कार्ट्रिज क्रिस्टल यूज्ड इन वॉचेस। तो वॉच के अंदर जिसका इस्तेमाल होता है वो किसका होता है, ये डायरेक्टली क्वेश्चन है। बात लेकर चले किसका है, तो दिस इज अ यूज्ड सिलिकॉन डाइऑक्साइड का प्रयोग होता है, इसमें तो कुछ है नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज कंसिडर्ड इन हर्ट्ज। दोबारा से सेम क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में दोबारा से डाल दिया गया। पूछा गया है कि हर्ट्ज किसका है, हर्ट्ज किसका है भाई, फ्रीक्वेंसी का है, फ्रीक्वेंसी का, आवृत्ति का है मेरे भाई, आवृत्ति का है, तो ये किसका है, फ्रीक्वेंसी का है। नेक्स्ट, द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर। चलिए आइए बताइए इलेक्ट्रिक पावर की, हो जाए भैया जी, इलेक्ट्रिक पावर की यूनिट क्या है आपको बताना है। व्हाट इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर, इलेक्ट्रिक पावर की यूनिट क्या है, इलेक्ट्रिक पावर की यूनिट क्या है, ये हमसे पूछा गया। अगर इलेक्ट्रिक पावर की यूनिट की बात करें क्या है भाई, पावर कोई सी भी हो यूनिट तो सेम होने वाली है। पावर बराबर, अभी तो बोला 2 मिनट पहले, पावर मतलब शक्ति। आप मार्केट से कार खरीदने भी जाते हो तब भी तो पावर देखते हो। पावर बराबर कार्य बटा शक्ति, और कार्य बटा शक्ति की बात लेकर चलूं तो इसकी यूनिट क्या होगी, जूल अपॉन में सेकेंड, जिसको आप एक और नाम से जानते हैं वॉट की कह के चलते हैं, वॉट भी कहते हैं। तो पावर की यूनिट क्या होती है, इट इज वॉट इसकी यूनिट है, या फिर से जूल पर सेकेंड भी कह के चल सकते हैं। तो दोनों ही इसके आंसर लगाए जा सकते हैं। बात क्लियर है भाई, इतनी बात समझ में आई। कुछ भी बात पूछनी हो आप बिल्कुल बिना किसी मतलब प्रॉब्लम की आप पूछ लिया करो। आप कमेंट्स बॉक्स में भी सारी चीजें लिख सकते हो। अगर आपको किसी भी चीज में कोई डाउट होता है तो कब कमेंट्स बॉक्स में लिखिए, हम आपको सारे के सारे आंसर्स देंगे, सारी की सारी चीजों के आंसर देंगे। आपको कहीं पर भी कुछ भी नहीं प्रॉब्लम होगी, सारी चीजें मैं आपको करा के चलूंगा, और रेगुलर क्लास आपको देखने को मिलेगी। बाकी सब्जेक्ट्स की क्लास भी आपको बहुत जल्दी देखने को मिलेगी। आइए चलिए चलते हैं, स्टार्ट करते हैं अगले पॉइंट पर, दैट इज नेक्स्ट चीज, in which of the following ranges solar radiation visible। solar radiation visible, solar radiation है क्या, सूरज से जो रोशनी आती है उसको नापने का तरीका कहलाता है, उसी को नापने का है। सोलर रेडिएशन मतलब सूरज से आने वाली, सूरज जो चाचा मामा ताऊ फूफा जो भी लग रहे हैं उससे आने वाली जो रोशनी है, दैट इज सोलर रेडिएशन। पर क्या सोलर रेडिएशन होते कौन से हैं, किनको बोलते हैं, अरे भैया आपने सुना नहीं है, गामा रे, एक्सरे, यूवी, यूवी को बोलते हैं अल्ट्रा वायलेट, अल्ट्रा वायलेट को हिंदी में कहा जाता है पराबैंगनी किरणें, पराबैंगनी किरणें। इसके बाद आईआर, आईआर को बोलते हैं इंफ्रारेड, रिमोट वगैरह में इस्तेमाल होती है, बहुत सुना होगा इनके बारे में, हिंदी में कहते हैं अवरक्त किरणें। इसके बाद होती है माइक्रोवेव्स, माइक्रो मतलब सूक्ष्म किरणें, सूक्ष्म किरणें। इसके बाद होता है रेडियो वेव्स, रेडियो यानी रेडियो तरंगे। आपको सूरज से ये सारे रेडिएशन प्राप्त होते हैं, पर सब कुछ दिखता नहीं है, हमारी आंखों से बहुत कम दिखता है। हमारी आंखें इन दोनों के बीच में एक रेडिएशन देख पाती हैं जिसको विजिबल रेडिएशन यानी दृश्य किरणें कहा जाता है मेरे प्यारे बच्चे। और दृश्य किरणों की रेंज 400 से लेकर 700 नैनोमीटर होती है ऑन एन एवरेज। आंसर की बात लेकर चलूं तो इसका आंसर आप 400 से लेकर 700 उत्तर लगाएंगे, और इसका आंसर आप सीधे सीधे तौर पर बी लगा सकते हैं। बच्चों हम ना तो एक्सरे देख सकते, ना गामा देख सकते, ना ये सब देख सकते, आईआर माइक्रो रेडियो, हम सब बहुत कम रेंज देख पाते हैं, और जो विजिबल के अंतर्गत आती है जिसे हम दृश्य किरणें कहकर चलते हैं। तो बच्चों इसका आंसर कितना लगाया जाएगा, इसका आंसर लगाया जाएगा 400 से 700 नैनोमीटर, यानी बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। आई होप आपको ये बात में भी पता चल गया हो कि हम क्या कह रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, विथ विच इंस्ट्रूमेंट इज द ह्यूमिडिटी मेजर्ड। चलिए आइए, हमसे पूछा गया है कि इनमें से कौन से इंस्ट्रूमेंट द्वारा ह्यूमिडिटी मेजर की जाती है। ह्यूमिडिटी मेजर करने का हमारे पास क्या तरीका है, चलिए भैया जी आंसर बता दीजिए, आंसर बताइए। चलिए भैया जी 1 मिनट दीजिएगा मुझे।
चलिए हो गया, ठीक है। चलिए हाँ जी भैया, आप लोगों ने आंसर बताया। मुझे क्या क्वेश्चन है आपसे पूछा गया, ह्यूमिडिटी विथ विच इंस्ट्रूमेंट इज द ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी मेजर करने के लिए किसका, ह्यूमिडिटी क्या है, आर्द्रता। आर्द्रता क्या है, वाटर कंटेंट, पानी में, हवा में पानी की बूंदों का, छोटी छोटी बूंदों का आ जाना आर्द्रता बढ़ाता है। आर्द्रता जिसे हम ह्यूमिडिटी कहते हैं, इसको मेजर करने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल होता है जिसको हाइग्रोमीटर कहकर चलते हैं। जिसको क्या कहते हैं, हाइग्रोमीटर कहते हैं। हाइड्रोमीटर नापता है स्पेसिफिक ग्रेविटी नापकर चलता है, ग्रेविटी नापकर चलता है। पायरोमीटर थर्मोमीटर की तरह यूज होता है और इसका इस्तेमाल तापमान को नापने के लिए, यानी टेम्परेचर को नापने के लिए किया जाता है। आप ये बात भी जानते होंगे कि पायरोमीटर से 800 से लेकर 6000 डिग्री सेंटीग्रेड तक नापा जा सकता है। इससे इसी का उपयोग यूज टू मेजर द टेम्परेचर ऑफ सन, मेजर द टेम्परेचर ऑफ सन। सूर्य का ताप नापने के लिए आप किस थर्मामीटर का प्रयोग करते हैं, अगर यह भी पेपर में क्वेश्चन आता है तब भी आप इसका आंसर पायरोमीटर लगाएंगे। पायरोमीटर एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिससे आप बहुत ज्यादा तापमान तक नाप सकते हैं, 800 से लेकर 6000 डिग्री सेंटीग्रेड, ये इसकी रेंज है। और इसका इस्तेमाल करके आप सूरज का तापमान भी नाप सकते हैं। सूरज के पास जाना नहीं है, दूर से बैठ के नप जाता है। आंसर की बात करूं पायरोमीटर। लेक्टोमीटर से प्योरिटी ऑफ मिल्क नापा जाता है कि आप जो दूध का इस्तेमाल कर रहे हैं उसमें शुद्धता कितनी है। हम जानते हैं दूध का व्हाइट कलर जो होता है वो एक चीज की वजह से होता है जिसको केसीन कहकर चलते हैं, आपको पता होगा। आंसर की बात लेकर चलो तो इसका आंसर आप हाइग्रोमीटर लगाएंगे, क्योंकि पूछा गया है ह्यूमिडिटी मेजर हम कैसे कर सकते हैं। ह्यूमिडिटी मेजर करने के लिए हम किसका सहारा लेते हैं, तो इसके लिए हम हाइग्रोमीटर का बच्चों सहारा लेकर चलते हैं। क्या बात सही है? कोई इंस्ट्रूमेंट के बारे में जानना हो तो आप मुझे कमेंट में बॉक्स में लिख दीजिएगा, आपको इस इंस्ट्रूमेंट के बारे में बता दूंगा कि हम किसका यूज कर रहे हैं। व्हाट इज द यूनिट ऑफ प्रेशर, प्रेशर 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 व्हाट इज द यूनिट ऑफ प्रेशर, व्हाट इज द यूनिट ऑफ प्रेशर। प्रेशर यानी दाब। दाब क्या है? मान लीजिए कि मेरे पास भाई साहब ये बोर्ड है और बोर्ड के अंदर अगर मैं दबाव डालूं इसके अंदर, तो भाई मैं क्या लगा रहा हूं, इस एरिया पर फोर्स लगा रहा हूं। क्या लगा रहा हूं? फोर्स लगा रहा हूं। फोर्स पर यूनिट एरिया, बल बटा क्षेत्रफल, फोर्स बटा एरिया, दाब बराबर बल बटा क्षेत्रफल ही प्रेशर कहलाता है। और प्रेशर नापना चाहते हैं कितना होगा, तो मेरे प्यारे बच्चे फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन, अपॉन में होता है मीटर स्क्वायर, तो यूनिट होती है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो प्रेशर की यूनिट है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। न्यूटन होती है बल की, एक न्यूटन में कितने डायन है, एक न्यूटन में कितने डायन है भैया, बात समझ में आ रही है भैया? तो इसकी बात लेकर चलो 10⁵5, 10⁵5। इसकी कुछ और यूनिट भी होती है प्रेशर की, अदर यूनिट्स। अदर यूनिट्स की बात लेकर चलो बच्चों, तो पहली यूनिट न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को हम पास्कल भी कहते हैं। एक यूनिट होती है, इसको बोलते हैं एटीएम, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, वायुमंडलीय दाब, 1.01 इंटू 10⁵5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। एक और यूनिट होती है, इसको बोलते हैं बार, 1 बार होता है 10⁵5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। एक यूनिट होती है, इसको हम बोलते हैं मेरे प्यारे बच्चों, एक और यूनिट होती है जिसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको? इसको बोलते हैं 1 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी। हिंदी में 1 सेंटीमीटर पारा, 1 सेंटीमीटर पारा 1.33 गुणा 10⁻³ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। एक और यूनिट होती है, इसको बोलते हैं टॉर। एक टॉर बराबर होता है 133.28 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये सभी यूनिट किसकी हैं बच्चों? प्रेशर की ही यूनिट होती है। और प्रेशर कैसे मेजर करते हैं? इट इज मेजर्ड बाय, किसके द्वारा मेजर किया जाता है? इट इज मेजर्ड बाय बैरोमीटर। बैरोमीटर का इस्तेमाल करके चलते हैं। तो भैया जी बैरोमीटर का इस्तेमाल करते हैं आप प्रेशर को नापने के लिए, दाब को नापने के लिए। वायुमंडलीय दाब कितना है इसको नापने के लिए आपने बैरोमीटर का सहारा लेते हैं। बैरोमीटर इज इंस्ट्रूमेंट। और दाब जिसको हम प्रेशर कह रहे हैं, जिसका फॉर्मूला फोर्स अपॉन एरिया होता है, उसकी यूनिट होती है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। एक और बात सुन लो, प्रेशर यानी जिसका फॉर्मूला फोर्स अपॉन एरिया होता है, यूनिट होती है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और अगर मैं इसकी बात करूं तो इसको हम पास्कल भी लिखकर चलते हैं। अगर मैं इसकी बात करूं उसकी और क्या यूनिट्स है, वो यूनिट्स मैंने मेंशन की हुई है। आंसर की बात लेकर चलूं तो दिस इज द यूनिट ऑफ न्यूटन स्क्वायर पर मीटर इज द राइट आंसर। न्यूटन मीटर, न्यूटन इंटू मीटर भैया बता दीजिए, न्यूटन इंटू मीटर किसकी यूनिट होती है? एक फिजिक्स में एक टर्म है, शायद आप लोगों ने सुना हो, आई एम नॉट श्योर कि आपने सुना हो कि नहीं, इसको टॉर्क कहते हैं।
टॉर्क मतलब होता है बल आघूर्ण, मूवमेंट ऑफ फोर्स भी कहते हैं। न्यूटन किसकी है? फोर्स की है, जिसको हम बल कहते हैं। न्यूटन पर मीटर किसकी है? न्यूटन पर मीटर की बात लेकर चलूं तो F/L, इसको आप सरफेस टेंशन कहते हैं, पृष्ठ तनाव कह के चलते हैं, पृष्ठ तनाव कहते हैं। तो ये इसकी यूनिट से। आंसर की बात लेकर चलूं क्या होगा? सो न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर इज द करेक्ट आंसर, और इसका आंसर आप लगा सकते हैं ये हमारा होगा प्रेशर, जिसको हम दाब बोलते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, मैं जितनी आप लोगों को आसपास जितनी भी चीजें हैं या इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस आपके पेपर में बन सकते हैं, उन सबको भी डिस्कस करता जा रहा हूं। मैं चाहता हूं कि आपके पेपर में जितने भी सवाल बने, एक क्वेश्चन के अंदर मैं आपको 4-5 सवाल और बता दूं, जिससे ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस आपके प्रिपेयर हो पाए। एनसीईआरटी की एक एक लाइन को मैं चाहता हूं कि आपकी इस पीडीएफ में देखने को मिल जाए, और एनसीईआरटी की एक एक लाइन आपको तब मिलेगी जब आप रेगुलर क्लास लेंगे। मेरे प्यारे बच्चों, आप रेगुलरिटी पे जरूर ध्यान दीजिएगा। अगर आप क्लास के अंदर रेगुलर है तो ये समझ लीजिए आपको किसी चीज की कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, अगर आप रेगुलर रहते हैं तो प्रेशर की यूनिट होती है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। सो दिस इज द यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द परमिसिबल लेवल ऑफ नॉइस इन इंडस्ट्रियल एरिया ड्यूरिंग द नाइट टाइम? भाई हम चिल्लाते हैं, मैंने चिल्ला दिया, बहुत तेज चिल्ला दिया। अब मैं बहुत तेज चिल्ला रहा हूं तो चिल्लाने को नापोगे ना आप बोलोगे भाई साहब तुम बहुत चिल्ला रहा है, कितना तेज, तो नापने का कोई तरीका तो होगा। उसको नापने का तरीका होता है डेसिबल, DECIBL। तो इसकी बात लेकर चलूं, इसको डेसिबल कहते हैं। और डेसिबल की बात लेकर चलूं तो डेसिबल वास्तविकता में इस लाउडनेस को, तेज कितना तेज चला, इसको नापने का एक तरीका है, लाउडनेस को नापने का एक तरीका है। अगर मैं बात करूं कि कितनी परमिसिबल होती है, ये देखिए ये जो वैल्यू है परमिसिबल, इसकी बात लेकर चलूं तो नाइट में ये 45 होती है, जबकि डे टाइम में ये 55 dB की होती है। अगर ये आपको प्योरली रिमेंबर करने वाली चीज है, इसको कुछ नहीं करना है, इसको सिर्फ रिमेंबर करके रखना है। 45 dB विल बी द करेक्ट आंसर। इसका आंसर आप 45 dB लगाकर चलेंगे। क्या बात से सहमत है? आंसर कितना होगा? 45 dB। बात ठीक है? चलिए अगली बात, हमसे पूछा इनमें से कौन सी स्केलर क्वांटिटी। मेरे भाई स्केलर क्या होती है? वो क्वांटिटी, वो राशि जिनमें डायरेक्शन नहीं होती, जिनमें दिशा नहीं होती। आप बोलोगे सर ये दिशा नहीं होने का मतलब क्या? मतलब जिनको डायरेक्शन से कोई लेना देना नहीं है, जिसको दिशा से कोई लेना। मैंने कहा चलो, तुम बोलो किस तरफ चलें, हम लोग चलो, तो तुम बोल दो भैया हम इस तरफ चले जाएं, इस तरफ चले जाएं, इस तरफ चले जाएं, ऊपर चले जाएं, नीचे चले जाएं, कहूं चले जाएं। मेरे कहने का मकसद है आप किसी तरफ भी चाहिए, डायरेक्शन नहीं है, डायरेक्शन से कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसी क्वांटिटी जो डायरेक्शन डिपेंडेंट नहीं होती है, जिसमें दिशा नहीं होती है या डायरेक्शन बदलने से फर्क नहीं पड़ता है, उन क्वांटिटी को आप बोलते हैं स्केलर क्वांटिटी। जैसे आप 4 मीटर गए और 3 मीटर आगे गए, दूरी कितनी होगी, डिस्टेंस कितनी होगी? 7 मीटर होगी। आप 4 मीटर चले, नीचे 3 मीटर चले, दूरी कितनी होगी? 7 मीटर होगी। आप सीधे चले 4 मीटर, आप वापस लौटे 3 मीटर, दूरी कितनी होगी? 7 मीटर होगी। मेरे भाई डिपेंड ही नहीं कर रहा, क्या फर्क पड़ता है आप किस दिशा में जा रहे हो भाई, दूरी तो आप 7 मीटर ही तय करोगे। डिस्टेंस विल ऑलवेज बी 7 मीटर। और जब दूरी 7 मीटर है, जब दिशा से लेना देना नहीं है, तो ये दूरी क्या होगी? डिस्टेंस इज द स्केलर क्वांटिटी। जो दिशा पे डिपेंड नहीं करती है, डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करती हैं, उन्हीं को हम क्या बोलते हैं? उन्हीं को कहते हैं स्केलर। इनमें से कौन सी ऐसी क्वांटिटी है जो डिस्टेंस इस पे डिपेंड नहीं करती है? क्या फोर्स डिपेंड करती है? करती है। फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, सदिश राशि है। प्रेशर इज अ स्केलर क्वांटिटी, अदिश राशि है। वेलोसिटी वेक्टर है, एक्सेलरेशन वेक्टर है, फोर्स वेक्टर है। सिर्फ एक आंसर है जिसका आंसर है हम प्रेशर, यानी जिसको हम दाब बोलकर चलते हैं, एंड प्रेशर इज अ स्केलर क्वांटिटी। इज इट क्लियर? सही है। चलिए अगली बात, विच ऑफ द फॉलोइंग अमाउंट डज नॉट हैव अ यूनिट। हमसे पूछा गया इनमें से किसकी यूनिट नहीं होती है, यानी जिसका मात्रक ही नहीं है, जिसकी कोई यूनिट ही नहीं है। इनमें से किसकी यूनिट नहीं होती है मेरे बच्चों? बात करूं, क्या स्ट्रेस की यूनिट होती है? थोड़ा सा आपको नॉलेज रखनी पड़ेगी। स्ट्रेस जिसको हम बोलते हैं प्रतिबल, स्ट्रेस का फॉर्मूला भी फोर्स अपॉन एरिया होता है, और प्रेशर का फॉर्मूला भी फोर्स अपॉन एरिया होता है। दोनों का फॉर्मूला एक है, बल बटा क्षेत्रफल, बल बटा क्षेत्रफल। और इसकी बेटा यूनिट होती है, जिसकी यूनिट आपने लिखी थी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, या जिसको पास्कल भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? पास्कल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? पास्कल भी कहते हैं।
मेरे प्यारे बच्चों, फोर्स की यूनिट क्या होती है? इसकी यूनिट की बात लेकर चलूं तो इसकी यूनिट होती है न्यूटन, और न्यूटन की बात लेकर चलूं तो न्यूटन लिखकर चलते हैं, तो न्यूटन इज द यूनिट। डिफॉर्मिटी, विकृति, विकृति की कोई मात्रक नहीं होता है। नो यूनिट, लेंथ अपॉन लेंथ, नो यूनिट, इसका कोई मात्रक नहीं है। आप आंसर लगा के चलेंगे डिफॉर्मिटी, इसका आंसर आप लगा के चलेंगे डिफॉर्मिटी। तो इसका आंसर डिफॉर्मिटी विल बी द राइट आंसर। आंसर होगा सी ऑप्शन। क्या बात सही है? तो हमसे पूछा गया इनमें से किसकी यूनिट नहीं है, तो डिफॉर्मिटी एक ऐसी है क्वांटिटी है जिसकी कोई यूनिट नहीं होती है, कोई मात्रक नहीं है, कोई इकाई नहीं है, कोई मात्रक नहीं है, कोई यूनिट नहीं है। तो आंसर होगा डिफॉर्मिटी। आइए आइए आइए, चलिए भैया, पॉजिटिवली चार्ज पार्ट ऑफ सेंटर ऑफ एन एटम इज नोन। हम सारी दुनिया, सब कुछ किससे मिलकर बना है? एटम से मिलकर। जब आप छोटे 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 चीज देखते जाओगे तो लास्ट में मिलेगा आपको एटम, परमाणु मिलेगा। और एटम की बात लेकर चलूं तो जिसके बारे में हम जानते हैं, इस टर्म को कॉइन किया था डाल्टन ने, और डाल्टन ने एक थ्योरी दी थी जिसका नाम था डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। उसके अंदर बताया गया था, डाल्टन ने एटम के बारे में बताया था। हम ये बात जानते हैं कि जब हम एटम की बात करते हैं, परमाणु की बात करते हैं, तो एटम वास्तविकता में दो चीजों से मिलकर बना होता है। एक इसका अंदर का भाग होता है जिसे न्यूक्लियस कहते हैं, और इसको हम नाभिक कहकर चलते हैं। नाभिक के अंदर आपको दो चीजें देखने को मिलती हैं, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। क्या मिलता है? न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, और इलेक्ट्रॉन इसके चारों तरफ चक्कर लगाता है। ऐसे किसी सिस्टम को आप परमाणु यानी एटम कहते हैं। लगभग 95% ऑफ पार्ट यानी पूरे एटम का 95% हिस्सा खाली होता है, बहुत बीच में एक छोटा सा हिस्सा होता है जो भारी होता है। इस अंदर वाले हिस्से की बात लेकर चलूं तो क्योंकि न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता, प्रोटॉन पे पॉजिटिव होता है, तो ये क्या होता है? पॉजिटिवली चार्ज होता है। और अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए परमाणु का वो हिस्सा जो पॉजिटिव होता है, धनात्मक होता है, कौन सा होता है, तो आंसर लगा के चलोगे दैट इज न्यूक्लियस, क्योंकि हमसे सेंटर में पूछा गया है। आंसर की बात लेकर चलो तो इसका आंसर आप न्यूक्लियस लगा के चलेंगे। हालांकि प्रोटॉन भी होता है, पर प्रोटॉन क्योंकि सेंटर में नहीं लिखते हैं। आंसर की बात लेकर चलो तो इसका आंसर आप ये लगा के चलेंगे। इस तरीके से आप इसका आंसर न्यूक्लियस लगाइएगा, ना कि प्रोटॉन लगाइएगा। ये इसका सही उत्तर होगा। आइए बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। आप लोग अगर साथ में बैठे हैं तो जोश के साथ जुड़े रहिए। आपसे पूछा गया है कि बता दीजिए, आपसे पूछा है डायरेक्ट, क्या बताइए, सॉलिड से गैस होना क्या देखा है रोजाना जिंदगी में? अबे पूजा तो करी है आप लोगों ने, पूजा करी होगी तो आपने देखा होगा कपूर, जिसको हम कैम्फर कहते हैं। कैम्फर को अगर मैं बर्न करूं, जलाऊं, तो क्या वो लिक्विड में आता है क्या? अरे लिक्विड विक्विड नहीं होता, सॉलिड से सीधा गैस, सॉलिड से सीधा गैस, ठोस से सीधा गैस। नेफ्थलीन, नेफ्थलीन जानते हो? गोलियां रख देते हैं व्हाइट व्हाइट कलर की, जिससे लोग मर जाते हैं। सल्फास फल्फास क्या बोलते हैं, गांव में लोग मर जाते हैं। भैया जी इसकी बात करूं तो सॉलिड से गैस में परिवर्तन, इसको आप सब्लिमेशन कहते हैं। सब्लिमेशन प्रक्रिया होती है जिसको हिंदी में ऊर्ध्वपातन कहते हैं। और सब्लिमेशन के अंदर सीधे सीधे सॉलिड से गैस होता है, लिक्विड नाम की स्टेट नहीं होती है। और इसके एग्जाम्पल की बात लेकर चलूं तो इसको कैम्फर कहते हैं, जिसको हिंदी में कपूर कहते हैं। कपूर कहकर चलते हैं। तो कपूर सीधा सीधा सॉलिड से गैस में बदलता है, यानी सब्लिमेशन प्रक्रिया के अंतर्गत होता है। कंडेंसेशन नहीं होता। कंडेंसेशन में गैस जो होती है वो आपके लिक्विड में बदल जाती है, तो कंडेंसेशन नहीं होता। एवोपरेशन, पानी भाप में बदल जाता है, तो ये भी नहीं होता। बॉइलिंग, पानी उबलने लग जाता है, ये भी नहीं होता। आंसर की बात लेकर चलूं तो सब्लिमेशन विल बी द करेक्ट आंसर। आप इस क्वेश्चन का आंसर सब्लिमेशन लगाएंगे। इज इट क्लियर? क्या आपको ये बात समझ में आई कि इसका आंसर सब्लिमेशन लगाया जाएगा? क्योंकि सॉलिड से सीधा सीधा गैस होना सिर्फ और सिर्फ किस में होता है? कपूर में होता है। आंसर की बात लेकर चलूं तो इसका आंसर सब्लिमेशन होगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, बताइए इसका आंसर आप क्या सोचते हैं, क्या बता के चलते हैं? चलिए आ जाइए, बताइए इसका आंसर क्या होगा, क्या नहीं होगा। कॉस्मिक रेज, कॉस्मिक रेज, कॉस्मिक रेज क्या रेज होती हैं? आर चार्ज पार्टिकल्स, आर अनचार्ज पार्टिकल्स, कैन बी बोथ, चार्ज एंड अनचार्ज, या फिर इनमें से कोई नहीं। कॉस्मिक रेज भी सूरज से आने वाली किरणें होती है, वो भी अनचार्ज पार्टिकल होती हैं। आंसर की बात लेकर चलूं तो ये इस क्वेश्चन का आंसर होगा। व्हाट वर्ड डज द लेटर जी स्टैंड्स? देखिए हम जानते हैं कि हमारे पास स्पेक्ट्रम होता है, जैसे हम आजकल इस्तेमाल कर रहे हैं। 5G की बात बहुत होने लगी है, BSNL अभी भी 4G पर है, बातें 4G 5G 6G 7G की करने लगे हैं।
ये जी क्या है बेसिकली? जी बेसिकली अगर मैं बात करूं तो मोबाइल कम्युनिकेशन, जो मोबाइल है हमारा, उसके अंदर जो डेटा का इस्तेमाल है वो कई सालों से इवॉल्व होते आ रहा है, निकलता बनता चला आ रहा है, और उन्हीं को हमने जनरेशंस का नाम दिया है। इसी तरीके से जैसे हम बोलते हैं सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन, फिफ्थ जनरेशन, सिक्स जनरेशन, आजकल हम फिफ्थ जनरेशन का इस्तेमाल करते हैं जिसको हम फिफ्थ 5G कहकर चलते हैं। बेसिकली 5G की बात करूं तो जिसके अंदर जी जो है वो जनरेशन को बताता है, और इसी का आंसर ये। हम जब आजकल कंप्यूटर्स लेने भी जाते हैं तो उनको भी तो जनरेशन से लिखते हैं, हम ना 11वीं जनरेशन का निकाल दो, 12वीं जनरेशन का निकाल दो, ग्लोबल वगैरह नहीं होता, ये सब बातें गलत है। हाँ, लेकिन अगर मैं बात करूं सिम, सिम का फुल फॉर्म आप जानते हैं, इसको सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल कहते हैं, आइडेंटिटी मॉड्यूल कहकर चलते हैं, मॉड्यूल कहकर चलते हैं, सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल कहकर चलते हैं, जो आपके मोबाइल की सारी इंफॉर्मेशन रखता है, साथ ही साथ आपके टॉवर के साथ में डायरेक्ट कांटेक्ट आपका बना के रखता है। आपकी सारी इंफॉर्मेशन सिम के अंदर स्टोर होती है कि भैया आप कौन हो, कहाँ के हो, कहां से हो, सब कुछ आपको सिम के थ्रू पता लगता है। एक आप इस्तेमाल करते हैं जिसका नाम है जीएसएम। आप मार्केट से सिम लेने जाएंगे तो जीएसएम से पढ़ोगे, इसको बोलते हैं ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल, और मोबाइल कहकर चलते हैं। दिस इज ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कहकर चलते हैं। एक और नाम सुना हुआ आप लोगों ने, सीडीएमए। सीडीएमए को कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस कहते हैं, कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस कहते हैं। चलिए, तो इसकी बात लेकर चलूं तो इसको कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस कहते हैं। दिस इज कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस कहकर चलते हैं। और भी चीजें होती हैं जब हम मोबाइल की बात करके चलते हैं। तो अगर मैं बात लेकर चलूं इसकी, तो इसके अंदर जी जनरेशन को बताता है, जिसमें ऑप्शन नंबर आपका सी आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, रडार का इन्वेंटर कौन है? रडार का इन्वेंटर कौन है? रडार, बेसिकली रडार की बात लेकर चलूं मेरे प्यारे बच्चों, तो इसका फुल फॉर्म होता है रेडियो एम्प्लीफिकेशन, रेडियो एम्प्लीफिकेशन बाय डिटेक्शन एंड रेंजिंग, एंड रेंजिंग कहकर चलते हैं। तो रडार का फुल फॉर्म होता है रेडियो एम्प्लीफिकेशन बाय डिटेक्शन एंड रेंजिंग। इसकी बात लेकर चलूं तो रडार के अंदर कौन सी तरंगों का यूज होता है? तो रेडियो वेव्स का इसके अंदर इस्तेमाल होता है, रेडियो वेव्स का इस्तेमाल होता है, रेडियो वेव्स का इस्तेमाल होता है। रडार का इन्वेंशन किसने किया? तो इसका इन्वेंट करने वाले का नाम था रॉबर्ट वॉटसन था। तो रॉबर्ट वॉटसन ने किया था। हर्ट्ज की भी इसमें कभी कभी आंसर में हो सकता है हर्ट्ज दिया जाए तो वो भी इसका आंसर सही होगा, लेकिन अगर क्योंकि इसमें हर्ट्ज नहीं है तो हम आंसर इसका वॉटसन लगा के चल सकते हैं। आंसर होगा रॉबर्ट वॉटसन ने किया था। पानी के अंदर की बात लेकर चलो तो पानी के अंदर रडार किससे क्या होता है? रडार से आप हवा में किसी भी चीज का पता लगा सकते हो कि वहां फाइटर प्लेन जा रहा है। हमने बता दिया भाई फाइटर प्लेन चल रहा है, इतना तेज चल रहा है, उतना तेज चल रहा है, इतना बड़ा है, ये सब पता लग जाता है रडार के थ्रू, हवा में रडार के थ्रू। ऐसी पानी के अंदर की बात लेकर चलो तो पानी के अंदर भी एक चीज का इस्तेमाल होता है जिसको सोनार कहते हैं। सोनार के फुल फॉर्म की बात लेकर चलूं तो सोनार का फुल फॉर्म होता है साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग होता है मेरे प्यारे बच्चों। और सोनार जो होता है उसमें साउंड वेव्स का इस्तेमाल होता है जिसको हम अल्ट्रासोनिक साउंड वेव्स कहते हैं, अल्ट्रासोनिक साउंड वेव्स कहकर चलते हैं। और अल्ट्रासोनिक साउंड वेव्स की बात लेकर चलूं तो जिनकी आवृत्ति 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा की होती है उनको हम अल्ट्रासोनिक साउंड वेव्स यानी इसको पराश्रव्य ध्वनि तरंगे कहकर चलते हैं। तो सोनार में हम पराश्रव्य ध्वनि तरंगे यानी जिनके हम साउंड वेव्स कहकर चलते हैं अल्ट्रासोनिक, उनका इस्तेमाल करते हैं। ये इसका सही उत्तर होगा। तो अगला है गॉड पार्टिकल हम किसे कहते हैं? गॉड पार्टिकल जिनका इनकी इन्वेंशन अभी हुआ है ना, हिग्स फील्ड से। तो हमसे पूछा है गॉड पार्टिकल किसे कहते हैं, तो हिग्स बोसोन को हम गॉड पार्टिकल्स कहकर चलते हैं। ठीक है, एक लास्ट क्वेश्चन आज के लिए और कर लेते हैं। सर सीवी रमन रिसीव्ड नोबेल प्राइज इन फिजिक्स फॉर, हमसे पूछा गया है सर सीवी रमन की बात लेकर चलूं तो सर सीवी रमन ने नोबेल प्राइज किस ईयर में लिया था? सीवी रमन की बात लेकर चलो तो सीवी रमन बहुत फेमस से साइंटिस्ट है। एक इनके एक चीज थी रिले, एक एक्सपेरिमेंट था जिसके अंदर स्कैटरिंग ऑफ लाइट का सीवी रमन के द्वारा किया गया था। स्कैटरिंग ऑफ लाइट हिंदी वालों के लिए इसको प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं,
स्कैटरिंग ऑफ लाइट, और इस चीज के लिए 1930 में इनको नोबेल प्राइज से नवाजा गया था। तो 1930 में नोबेल प्राइज इनको दिया गया था, नोबेल प्राइज इनको दिया गया था। इसके अलावा बात लेकर चलो तो सीवी रमन, आपको शायद जानकारी हो, सीवी रमन पहले साइंटिस्ट भी थे, मतलब जिनके बारे में बात लेकर चलो, जिन्होंने हमारे यहाँ बहुत, जो पहला कॉलेज था जिसका नाम था टाटा कॉलेज, जो इंजीनियरिंग कॉलेज था, टाटा इंजीनियरिंग कॉलेज, उसके शायद डायरेक्टर वगैरह भी थे, आप सर्च कीजिएगा। तो इसकी बात लेकर चलो तो इनको नोबेल प्राइज 1930 में मिला था, और सर सीवी रमन इनका नाम है। इन्होंने स्कैटरिंग ऑफ लाइट का कॉन्सेप्ट बताया था कि लाइट के बारे में इन्होंने इंफॉर्मेशन दी थी कि लाइट कितनी बिखरेगी और कितनी नहीं बिखरेगी। विच साइंटिस्ट इन्वेंटेड अ टेलीस्कोप, टेलीस्कोप किसने दिया, तो टेलीस्कोप दिया है गैलीलियो ने। हम जनरली गैलीलियो के टेलीस्कोप का ही इस्तेमाल करते हैं। जेम्स वॉट की बात लेकर चलो तो स्टीम इंजन है इनके नाम पर। न्यूटन की बात लेकर चलो तो न्यूटन तो भाई अलग ही देवता आदमी है, इनकी तो बात ही क्या करनी, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन वगैरह इन्होंने केमिस्ट्री के अंदर दिए हैं चीजें। तो गैलीलियो के नाम पे तो बहुत सारे पेटेंट्स हैं। आंसर की बात लेकर चलो सो दिस इज योर राइट आंसर। बच्चों आज का ये क्लास होती है खत्म, और आई होप आपको पढ़कर बहुत मजा आया हो, आपको बहुत सारी इंफॉर्मेटिव चीजें मिली हो। आप लोगों को मैं आगे चल के पूरी की पूरी साइंस यहीं पर बताने वाला हूं, साथ ही साथ आपके सारे सब्जेक्ट्स की बाकी टीचर्स भी आपको सब चीजें बताएंगे। लेकिन मैं आपसे ये जरूर चाहता हूं कि आप सब लोग जरूर जुड़ जाइएगा। अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब मेरे प्यारे बच्चों जरूर कीजिएगा चैनल को। आपने अगर अभी तक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल है अध्ययनशाला के नाम से, अध्ययनशाला के नाम से आप चैनल पे जाके ज्वाइन कर सकते हैं। अध्ययनशाला के नाम से आपको चैनल मिल जाएगा और इसको आप जाके टेलीग्राम पर ज्वाइन कर सकते हैं, ताकि आपको ये जो पीडीएफ्स हैं ये भी आपको प्रोवाइड हो सके। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, नमस्ते, राम राम, सत श्री अकाल, जय हिंद। आप सभी लोगों को मुलाकात होती रहेगी हमारी रोज की रोज, और मैं आपसे चाहूंगा कि आप सब लोग भी पूरे जोश के साथ, पूरे जोश के साथ तैयारी के लिए जुड़ जाइए मेरे साथ में। किसी भी हालत में कोई भी एक छोटी से छोटी चीज, बारीक से बारीक चीज को भी हम पूरा खोद के निकालेंगे, एक एक चीज को बारे में आपको बताएंगे, हर चीज आपको बताएंगे, और इसी तरीके से आपकी सारी क्लासेस चलती रहेंगी। आई होप आपको आज के दिन में मजा आया हो। अगर आपको मजा आया है तो आप कमेंट जरूर कर सकते हैं, मेरे को आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा, बाकी सब चीजों का भी इंतजार रहेगा। जय हिंद दोस्तों, जय हिंद।